जी, मैं जो बात मैं कर रहा था वो मैडम उज़्मा अली जो डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी का, उनका एक क्वेश्चन था कि इसकी साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट के हवाले से जो है क्या प्रोटोकॉल्स हैं। तो वो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये ADHD एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम जिसमें ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, और न्यूरो बायोलॉजिकल है जिसमें कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर का जो है इसके अंदर इसमें ड्राइव डिफिशिएंसी होती है, जिसमें आप डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन है जिसको हम मेडिसिन के ज़रिए करेक्ट करते हैं। अब जो तीसरा एलिमेंट जो है जिसे हम कहते हैं कि ये एक तरह का न्यूरो बिहेवियरल प्रॉब्लम है। न्यूरो बिहेवियरल प्रॉब्लम से मतलब ये है कि इसके अंदर जो बिहेवियर प्रॉब्लम आते हैं, और बिहेवियर प्रॉब्लम को जो प्रोफेशनल जो डील करते हैं उन्हें हम साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। लिहाजा ADHD के जो क्लाइंट हैं, जो बच्चे हैं, जो पेशेंट हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि हम किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से इनकी असेसमेंट कराएं, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और साइकोलॉजिकल बैटरीज और असेसमेंट टूल्स को अप्लाई करते हुए जो ADHD के बच्चे हैं उनके बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। उसके जो हाइपर एक्टिविटी है, इनअटेंशन है, या जो उसके अंदर जो बिहेवियर का प्रॉब्लम आ रहा है, जो उसके अंदर इम्पल्सिव बिहेवियर आ रहा है, उसको डिटरमाइन करता है डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेक्निक से, और फिर वो असर्टन करता है, फिर वो आपको एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे, एक असेसमेंट रिपोर्ट के तौर पे आपको ये बताता है कि इस बच्चे को आया ADHD है, या इसको ऑटिज्म है, या इसको कंडक्ट डिसऑर्डर है, या इसको मेंटल रिटार्डेशन है, जिसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, या जिसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। तो इसके अंदर कौन सा प्रॉब्लम है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का बड़ा की रोल है इसकी डायग्नोसिस में, और ना सिर्फ इसके डायग्नोसिस में बल्कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो असेसमेंट रिपोर्ट होती है उसके अंदर एक एलिमेंट या एक कंपोनेंट आता है इसके रिकमेंडेशन का, जिसे हम कहते हैं कि वो उसमें क्या रिकमेंड किया जाता है और किस तरीके से हमने बच्चे को फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उसको नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसे हम बायो फीडबैक या हम उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहते हैं, हम उस तरफ उसको लेकर जाते हैं। अब इसमें यह है कि ये जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल जो रोल इसमें बनता है, उसका एक रीज़न ये भी है कि जो ADHD के जो बच्चे हैं, जो ADHD के क्लाइंट हैं, जब हम उनको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ फिजिशियन या बीइंग अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हम ऑफर करते हैं, हम उनको देते हैं, तो तकरीबन जो है 30 to 40% बच्चों में हमें कोई ख़ास किस्म की इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं आती, और उसके बाद कुछ बच्चों में हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, कुछ जो ड्रग हम उनको दे दें, जितना मैं पहले मैंने आपसे जिक्र किया, और उन साइड इफ़ेक्ट की वजह से फिर हमारा जो ट्रीटमेंट का पैटर्न होता है वो चला जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरफ, जो कि इस बच्चे को जो है उसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन की तरफ या बिहेवियर थेरेपी की तरफ लेके जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ADHD की जो ट्रीटमेंट का जो फार्माकोलॉजिकल एलिमेंट की जो एप्लीकेशन है, जब वो पूरी तरीके से इस बच्चे की सिम्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आती, तो अल्टीमेटली हमें फिर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के ज़रिए हमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट और साइकोथेरेपी और बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है उसकी तरफ जाना होता है, और इसके बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट रिज़ल्ट आते हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर उनके जो तबीयत होती है, जो हाइपर इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, जो इनअटेंशन होती है, हद तक जो है बेहतरी आती है। लिहाजा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी, और उसके ज़रिए जो है आपके बच्चे का जो है आउटकम जो होता है वो बेहतर होता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है इसके हवाले से ये हैं कि ये आपने ये ट्रीटमेंट जो है बच्चे का जो है, चाहे वो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है या नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, वो कितने अर्से तक देना है। तो इसका जो आंसर है वो आमतौर पे ये है कि इस पे ये डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट कितनी आ रही है, बच्चा कितना बेहतरी की तरफ जा रहा है, और उसको हम असेस करने के लिए बच्चे को अल्टीमेटली आपको एजुकेशनल प्लेसमेंट की तरफ, जिसे हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं,
क्योंकि ये ADHD के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको हमें जो स्पेशल इंस्टीट्यूशन में या स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट जो है, जो ख़ास तौर पे उनके लिए बनाया गया होता है, उनकी मिजाज के मुताबिक उसकी पूरी की पूरी जो है डेवलपमेंट होती है उस इन्वायरमेंट की। उस स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में बच्चों को स्कूलिंग कराई जाती है और उस स्कूलिंग के ज़रिए जो है इस के अंदर एजुकेशन की तरफ लेके जाते हैं और उस एजुकेशन की वजह से इनके अंदर ऑप्टिमम लेवल के अंदर इसके अंदर बेहतरी आती है। अब उसके हवाले से चूँकि ये एक तरह का ऐसा इशू है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म थेरापी की तरफ हमें जाना होता है और इसके फिर अल्टीमेटली फार्माकोलॉजिकल थेरापी का और नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरापी का जो है अल्टीमेटली एक फाइनेंशियल बर्डन जो है अल्टीमेटली पेरेंट्स पे आता है। और जो पेरेंट्स जो होते हैं वो जो नॉन अफोर्डिंग है, जो पुअर पेरेंट्स हैं, वो अल्टीमेटली जो है वो इसको नहीं सस्टेन कर सकते और फिर अल्टीमेटली उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे जो बच्चों की वेलफेयर की जाती है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या सब्सिडाइज करके उनको स्पेशल स्कूलों में दाखिला दिया जाता है ताकि ये बच्चे जो है ना एक डिज़ायर्ड और एक रिक्वायर्ड लेवल की एजुकेशन जो है हासिल कर सकें। और उसमें जो है जो डिफरेंट एनजीओज़ जो है उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट उसके अंदर रोल है और डिफरेंट एनजीओज़ जो है वो इसमें बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। जो बच्चे जो नॉन अफोर्डिंग हैं उनको स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्लेसमेंट करने के लिए ताकि वो वहाँ पे जो है वो अपनी तालीम हासिल कर सकें। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चंस की तरफ चला आता हूँ और इस क्वेश्चन में ये है कि ये एक क्वेश्चन था कुछ ये मिग्रेन के हवाले से एक सवाल है जो कि मैं इसमें पहले एक प्रोग्राम कर चुका हूँ। आप अगर चाहें तो इसी वेबसाइट पे मेरा एक प्रोग्राम उस हवाले से उस पर आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद में जो है जो मिग्रेन के बारे में मैं ये कहूँगा कि आप किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट या किसी अच्छे फिजिशियन से रब्ता करें। वो आपको पहले यह सर्टन करेगा कि बाकी आपको मिग्रेन है कि नहीं, क्योंकि मिग्रेन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ओवर डायग्नोज किया जाता है और उसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली अंडर ट्रीटमेंट भी होता है। तो आपको यही एडवाइस है कि आप इसको जो है किसी अच्छे आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के हवाले से, उसमें ये है कि ये जो इसका ट्रीटमेंट है उसमें फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अलावा डाइट का बड़ा अहम रोल होता है। अब वो डाइट के हवाले से ये है कि जो बच्चों में जो डाइट होती है उसको हमें जो है प्रॉपर वे में जो है इनको गाइड करना होता है कि बच्चे की डाइट क्या होनी चाहिए। और उसकी डाइट के हवाले से ये है कि एक तो बच्चों की जो है इनकी जो प्रॉपर वे में जो डाइट है इनको वो जो नॉर्मल डाइट होती है वो दी जाती है जो कि बच्चे घर में आमतौर पे यूज़ करते हैं। जो एक नॉर्मल डाइट है जो कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ट्रेस एलिमेंट और मिनरल्स होने चाहिए। और उसमें आमतौर पे जंक फूड को आमतौर पे अवॉइड करना पड़ता है और अवॉइड करना चाहिए। दूसरा जो है जो डाइट का पहलू है वो आता है सप्लीमेंटेड डाइट। तो इन बच्चों को नॉर्मल डाइट या रूटीन डाइट के अलावा सप्लीमेंटेड डाइट हमें देनी होती है। और इस सप्लीमेंटेड डाइट में जैसे मैंने पहले कहा कि एक मुनासिब मिक़दार में उनके अंदर आयरन, विटामिन सी और उसके अंदर जिंक, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड होनी चाहिए। और ऐसे सप्लीमेंट जो है वो उनको देने चाहिए जो कि फोर्टिफाइड हों, जिनके अंदर विटामिन बी कम्प्लेक्स के अलावा जो है ये सारे के सारे जो एलिमेंट मैंने आपको बताए ये होने चाहिए ताकि उनको एक प्रॉपर वे में एक सप्लीमेंट फार्मूला मिल सके जो कि इनको ADHD के बच्चों की रिकवरी में काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो ये दूसरा हो गया। पहला था जो नॉर्मल डाइट है, नंबर 2 जो फार्मूलाज हैं या जो सप्लीमेंट जो डाइट है या जो सप्लीमेंट सिरप है या मल्टीविटामिन सिरप है, ये 2 हो गए।
तीसरे नंबर पे हमें करना होता है कि हमें डाइट को अवॉइडेंस है, कौन सी डाइट हमें अवॉइड करिए, इसका तीसरा एलिमेंट है। तो इसमें आमतौर पे जो जंक फूड है, जो टीन फूड है, जो ऐसी डाइट जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव है, जिसके अंदर एडिक्टिव्स हैं, या जिनके अंदर आप ये कह लें कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आर्टिफिशियल कलर्ड हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड हैं, कैंडीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, और ख़ास तौर पे ऐसी चॉकलेट जो कि डार्क कलर की चॉकलेट्स हैं, वो आमतौर पे इनमें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये इनका अवॉइड का एलिमेंट आ गया। तो अगर आप पेरेंट्स अगर जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो अगर बच्चों की डाइट पे भी साथ में उस पर फोकस करें, जो कि उनके अपने हाथ में है कि उनको प्रॉपर एक ऐसी डाइट दें जो कि हेल्थी और नेचुरल डाइट हो, और उनकी डाइट के अंदर कुछ ऐसे सप्लीमेंट ऐड करें जो कि मैंने जैसे बताया कि जिनके अंदर आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन सी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों हैं। और आपको जो है डिफरेंट तरह के सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन सिरप मार्केट में है जिनके अंदर ओमेगा 3 भी होता है, जिसके अंदर मैग्नीशियम भी होता है, जिंक भी होता है। और उसके साथ फिर जो मैंने तीसरा एलिमेंट बताया कि जो डिफरेंट तरह की जो डाइट्स है उसको उन्होंने अवॉइड करना है, जिसके अंदर जंक फूड है, प्रिजर्वेटिव फूड है, बेवरेजेस हैं, या जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हैं, अगर उनको अवॉइड करेंगे तो उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा उसकी रिकवरी में उनको बेहतरी आएगी। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जहाँ पे जो मैंने मल्टीविटामिन या मिनरल या मल्टीविटामिन सिरप की बात की जो कि ओवर द काउंटर हमारे यहाँ मिलते हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप इनको मल्टीविटामिन बहुत ज़्यादा देना शुरू करें। मल्टीविटामिन की भी एक ख़ास लेवल पे दें, क्योंकि ज़्यादा मल्टीविटामिन देने से जो है उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उनकी किडनी पे इफेक्ट हो सकते हैं, उनके लिवर पे इफेक्ट हो सकता है। तो एक मेडिकल कंडीशन जिसे हम हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं, तो हाइपर विटामिनोसिस का एलिमेंट भी आ सकता है अगर आप बच्चों को अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा या एक्सेसिव अमाउंट में आप मल्टीविटामिन देंगे। तो मल्टीविटामिन की भी एक ख़ास डोज़ होती है जो कि डॉक्टर ने आपको रिकमेंड की, उसी डोज़ के लिए दें और उस ड्यूरेशन के लिए दें जितनी ड्यूरेशन के लिए कहा है। मैं जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि मैं अगर किसी पेशेंट को कुछ लिख कर देता हूँ कि ये आपने इनको ट्रीटमेंट देनी है, तो वो जो अगर मैंने उनको 2 हफ्ते के लिए कहा है तो वो 6 हफ्ते के बाद आते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने तो ये सिरप हम जो हम जारी रखी हुई थी, तो उसमें ये होता है कि उस पर फिर विटामिन का एक्सेस हो जाता है जो कि हार्मफुल हो सकता है। लिहाजा जो विटामिन है उसको भी ऑप्टिमम अमाउंट में दें, और बेहतर ये होगा कि बजाय खुद विटामिन को सिलेक्ट करने के आप किसी अच्छे फिजिशियंस के पास चले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, ज़रूरी नहीं है आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, आप किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन के पास चले जाएं, एक जनरल फिजिशियन के चले जाएं जो आपका फैमिली फिजिशियन है उसके पास चले जाएं, और वो आपको बेहतर तौर पे गाइड करेगा कि आपने किस तरीके से जो है इनको कौन सा मल्टीविटामिन का सिरप देना है और कितने अरसे के लिए देना है। तो ये तो इसकी डाइट के हवाले से आ गया, क्योंकि डाइट का इसका बड़ा अहम रोल है। अब यहाँ पे एक और बात आती है, आजकल जो है वो सन एक्सपोजर की बात हो रही है, और जो रिसेंट सिनेरियो जो कोरोना का चल रहा है, अभी कुछ रिसेंट स्टडीज भी आई हैं कि कोरोना के पेशेंट्स जो है जिनका सन एक्सपोजर कम था, या जिन मुल्कों में सन का एक्सपोजर नहीं होता, या जहाँ पे सूरज की रोशनी कम होती है या लोग सूरज रोशनी में कम जाते हैं, वो लोग इस कोरोना से ज़्यादा इफेक्ट होता है। और इसी लिहाज से जो विटामिन डी का जो बहुत सारी बीमारियों में की पैथोजेनेसिस में भी इसका रोल है और उसकी रिकवरी में भी रोल है। तो उस लिहाज से जो ADHD के जो बच्चे हैं इसमें भी डेफिनेटली विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जो है हमें देनी चाहिए, और बच्चों का सन एक्सपोजर भी होना चाहिए। बच्चों को खेल कूद के लिए मैदान में आउटडोर गेम्स के लिए इनको लेके जाएं। और आजकल चूँकि लॉकडाउन है, तो लिहाजा लॉकडाउन की वजह से आप बच्चों को जो है ऐसी जगह पे लेके जा सकते हैं, जैसे उनका छत है, वहाँ पे अगर धूप आ रही है तो वहाँ पे उनको थोड़ी देर धूप में रखें और उनको विटामिन के सप्लीमेंट दें जिसमें विटामिन डी होता है। और यहाँ पे दोबारा फिर मैं कहूँगा विटामिन डी देते हुए बी केयरफुल कि वो विटामिन डी जो है वो टॉक्सिफिकेशन की तरफ ना चले जाए, एक्सेस ना हो जाए। तो एक ऑप्टिमम पीरियड के लिए दें, और उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप किसी फिजिशियन से अपना उसकी तरफ आप रुजू करें ताकि वो आपको अप्रोप्रिएट तरीके से बताएं। यहाँ पे जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD के हवाले से बता दूँ कि जो इसके जो पेशेंट्स हैं, जो ये क्लाइंट्स हैं इसके, उनके अंदर जो है ये इसका एक स्पेक्ट्रम मैं कहूँगा, एक तरह का ये स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम इन द सेंस के
ये बच्चों को भी इफ़ेक्ट करता है और बड़ों को भी इफ़ेक्ट करता है। अब उस लिहाज से यहाँ पे ये बड़ी अहम बात है कि जब ये बच्चों और बड़ों को इफ़ेक्ट करता है तो इसका पीडियाट्रिक एज ग्रुप की इनकी प्रेजेंटेशन अलग है, और जो अडल्ट वैरायटी ADHD है उसकी प्रेजेंटेशन या क्लिनिकल पिक्चर या क्लिनिकल सिनेरियो अलग होता है। अब जो अगर मैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप की मैं अगर बात करूँ तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में इनकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है और जो इनकी सिम्टम होती है वो डिफरेंट एज ग्रुप में, डिफरेंट जेंडर्स में, मेल और फीमेल में और डिफरेंट एज में डिफरेंट होती है। उसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि मैं इनके जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। एक आपका प्री स्कूल एज आप कह लें, और एक उसका आप जो है स्कूल एज कह लें जिसे हम टीन एज कहते हैं, और एक एडोलेसेंट है। अब तीनों में जो है इनकी प्रेजेंटेशन जो होती है बच्चों की ADHD की, वो जो 3 मैंने सिम्टम जो कार्डिनल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने बताया कि हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंशन और इम्पल्सिविटी, तो ये जो हैं ये तो उनमें होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम पहले हम प्री स्कूल एज की बात कर लें जो कि 3 साल से लेके आप 5-6 साल तक के बच्चे आते हैं, तो उनके अंदर जो प्रॉब्लम आता है वो ये होता है कि इन बच्चों के अंदर जो है एक तरह का नक्चरनल एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग जिसे कहते हैं वो इनके अंदर होती है। उसके साथ साथ इन बच्चों के अंदर जो है वो एक तरह का आप समझ लें कि उनकी ओवरऑल जो होता है बिहेवियर, उसके अंदर ये होता है कि बच्चा ओवर एक्टिव होने के साथ साथ वो एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होता है और एक्सेसिव क्राई करेगा, एग्रेसिव होगा। और उस लिहाज से ये तो जो प्री स्कूल एज बच्चों के अंदर जो है नक्चरनल एन्यूरेसिस होगा, इनके अंदर एग्रेसिव आएगा और मे बी ही इज़ हैविंग असर्टिव बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। ये तो हो गया प्री स्कूल। अब जो अब स्कूल एज में जब जाता है बच्चा, तो स्कूल एज में जाके उनके अंदर एक तरह का एंजाइटी का एलिमेंट आता है, एक तरह का इनके अंदर इनअटेंशन होती है जिसकी वजह से इनकी स्कूल की परफॉर्मेंस जो है वो कम होती है। और स्कूल की परफॉर्मेंस कम होने की वजह से पेरेंट्स को टीचर की तरफ से कंप्लेन आती है कि आपका बच्चा जो है वो सही तरीके से पढ़ नहीं रहा है, इसकी स्कूल की परफॉर्मेंस डिक्लाइन। इनके अंदर बच्चों के अंदर एक एंजाइटी लेवल आता है जो कि इस स्कूल एज के अंदर जो बच्चे होते हैं उनमें एंजाइटी होता है, उनके एग्रेशन की तरफ जाते हैं। और उसके बाद जो तीसरा जो है एलिमेंट जो कि एडोलेसेंट एज में है, जो एडोलेसेंट एज में इनके अंदर इनकी मूड की फ्लक्चुएशन होगी, इनके अंदर डिप्रेशन हो सकता है और अनफॉर्चुनेटली एडिक्शन की एक आप समझ लें कि चांसेस या एडिक्शन का पोटेंशियल बढ़ सकता है। ये नारकोटिक की तरफ जा सकते हैं, ये एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं और ये अल्कोहल की तरफ जा सकते हैं, तो ये सिगरेट स्मोकिंग की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो तीनों एज ग्रुप हैं बचपन में, इन तीनों की प्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट होती है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ को ऐड कर दूँ कि ये जो प्री स्कूल एज का मैंने बताया था जिसमें नक्चरनल एन्यूरेसिस है, जिसमें एग्रेशन है, वहाँ पे एक और एलिमेंट आता है जो कि स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से है। तो अगर आपका बच्चा जो है वो अगर प्री स्कूल एज में है, 2 साल से या 3 साल से लेकर 4-5 साल की एज में है, तो उसके अंदर अगर लैंग्वेज का इशू आ रहा है, उसकी स्पीच अगर डिले है, तो उसके लिए आपको किसी अच्छे स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की तरफ आप जाएँ, उनसे कंसल्ट करें। और स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ना सिर्फ आपके बच्चे के जो स्पीच का जो एरिया है या स्पीच की जो डेफिशिएंसी है, ना सिर्फ उसको एड्रेस करेगा, बल्कि वो जो है आपके बच्चे को ADHD के डायग्नोसिस में भी आपको हेल्प करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो स्पीच थेरापिस्ट भी हैं और बहुत सारे स्पीच थेरापिस्ट हैं वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं। लिहाजा अगर आप स्पीच थेरापिस्ट से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको एक अच्छा गाइड देगा और फिर अल्टीमेटली आपको आके उसको आपने एक प्रॉपर वे में वो आपको एक गाइड करेगा कि आपके बच्चे के इश्यूज़ क्या हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि ADHD शोज नो रिस्पांस ड्यू टू ड्रॉजी कंडीशन। अब ड्रॉजी की जो बात है, ड्रॉजी ये है कि जो मैंने आपको पहले बताया, ये जो हमारे CNS स्टिमुलेंट्स हैं जिसमें मिथाइल फेनिडेट है, जिसमें एम्फिटामिन है, या जो नॉन स्टिमुलेंट है जिसमें एटोमोऑक्सीटीन है,
तो ये जो है ये सम टाइम जो है बच्चे के अंदर ये एग्रेसिव भी लेके आते हैं, ये सेडेटिव भी थोड़ा सा इफेक्ट बाद दफ़ा इन बच्चों में हो सकता है। और दूसरा ये है कि अगर सेडेटिव बच्चा हो रहा है तो आप उसमें उसके कैफ़ीन की कंजप्शन जो है कम करें, क्योंकि कैफ़ीन जो है वो कंजम्पशन से दोनों सूरतें हो सकती हैं। उससे ये बच्चा ड्रॉजी भी हो सकता है और ये बच्चे के अंदर जो है ना एक तरह का हाइपर एक्टिविटी भी आ सकती है। और उसके साथ साथ बाज़ फिजिशंस जो है जब ADHD के बच्चों को ट्रीट कर रहे होते हैं तो उसमें जो है वो इसमें सेडेटिव ड्रग्स जिसे हम बेंजोडाज़ेपिन्स कहते हैं उसका यूज़ करा रहे होते हैं, क्योंकि वो बच्चों के जो पेरेंट्स कहते हैं जी बच्चा सोता नहीं है, बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, डॉक्टर साहब को ऐसी दवाई दें कि बच्चा हमारा सो जाए ताकि हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। तो उसके लिए होता ये है कि उसमें वो जो डोज़ होती है जो बेंजोडाज़ेपिन की डोज़ जो कि सेडेटिव ड्रग्स है जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, या जिसमें सम टाइम जो है कुछ डॉक्टर्स की तरफ से एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी यूज़ कराई जाती हैं। तो उस अगर एंटी साइकोटिक की डोज़ अगर अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो अल्टीमेटली आपका बच्चा ड्रॉजी होगा, और ड्रॉजी होने के बाद उसकी नींद पूरी नहीं होगी, तो नींद पूरी ना होने की वजह से भी हाइपर एक्टिविटी या उनके अंदर इम्पल्सिव बिहेवियर होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे प्रोग्राम में मैं अपने मेंटोर डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब को खुशामदीद कहूँगा, वो भी इस पर आए हैं और यहाँ पे उनके इस एडिशन से एक फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी कहूँगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजिकल थेरापी की, और फार्माकोलॉजिकल के साथ साथ जो है फार्माकोलॉजिकल के साथ जो नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरापी है उसमें जो डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब की जो एक्सपर्टीज़ हैं जो हिप्नोथेरापी और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम ये NLP है, तो इसमें भी जो स्टडीज़ जो हैं जो रिसर्च भी आ रही है जो ये बताती हैं कि हमें जो है ADHD के बच्चों को ट्रीट करने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ जाना पड़ता है और जाना चाहिए, और उन्हीं बच्चों का आउटकम जो एस्पेक्ट्स हैं ट्रीटमेंट के या मैनेजमेंट के, जो चाहे वो फार्माकोलॉजिकल हो नॉन फार्माकोलॉजिकल है, उन सबको जो है जब आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो जो आउटकम आता है वो गुड टू एक्सीलेंट आउटकम आता है। क्योंकि ये बीमारी जैसे मैंने आपको बताया कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम भी है, न्यूरो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है और न्यूरो बिहेवियर प्रॉब्लम भी है। तो चूँकि इसके 3-4 एस्पेक्ट हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के या इसके पैथोजेनेसिस के या इसकी साइकोपैथोलॉजी ब्रॉडली मैं कहूँगा, तो चूँकि इसकी साइकोपैथोलॉजी की टर्म जब यूज़ होती है तो फिर अल्टीमेटली आपको हर वो ट्रीटमेंट इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए और करनी पड़ेगी ADHD के बच्चों में ताल्लुक आपके माइंड और बिहेवियर से। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के ज़रिए आप इन बच्चों के अंदर बेटर आउटकम आ सकता है। तो जो था जो कि भाई बच्चों के अंदर जो है वो अगर सेडेशन, मैं एडवाइस करूंगा कि हमें एंटी साइकोटिक को मिनिमम डोज की तरफ लेके जाना चाहिए। मिनिमम डोज से आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है कि हम वो मैक्सिमम बेनिफिट लेने के चक्कर में एंटी साइकोटिक या ट्रैंक्विलाइजर या बेंजोडाज़ेपिन की डोज को हम मैक्सिमम की तरफ लेके जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो ड्रॉजीनेस आते हैं और उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट आते हैं, और फिर बच्चा जब ड्रॉजी होगा और उसका फूड इंटेक कम होगा, उसकी कैलोरीज इंटेक कम होगा, और कैलोरीज इंटेक कम होने की वजह से भी अल्टीमेटली उसके अंदर बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसी होती हैं जो कि इसके जो प्रॉब्लम होता है उसको मल्टीप्लाई करती हैं। तो अब जो है डिफरेंट जो इसके मैंने सिनेरियोज बताए, अब जो ये डिफरेंट जो है क्वेश्चन जो है अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अमीना सलाम है, इनका क्वेश्चन है कैन अ चाइल्ड हैव ADHD एंड ऑटिज्म टुगेदर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मेरे हिसाब से आज की जो डिस्कशन है इसमें सबसे अच्छा अगर सवाल है तो यही है, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। असल में ADHD में जो है बहुत सारी कंडीशन की कोमॉर्बिडिटी होती है। कोमॉर्बिडिटी का मतलब है कि ADHD के साथ बच्चे को और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, न्यूरो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और साथ में इसके अंदर जो है आपका डिफरेंट तरह के इसके एस्पेक्ट्स हैं इसके एटियोलॉजी के। अब उस लिहाज से जो है कोमॉर्बिडिटीज़ के लिहाज से ये है कि बच्चे के अंदर एक से ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ADHD के बच्चे की जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं वो भी जो है
मल्टीपल हो सकती हैं, उनमें साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसमें बच्चे के अंदर डिफरेंट तरह के मेडिकल कंडीशंस का प्रॉब्लम आ सकता है, और उनके अंदर बहुत सारे जो कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो अब कोमॉर्बिडिटी के हवाले से मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इन बच्चों के अंदर ADHD के साथ साथ उसके अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर, एंजाइटी, लर्निंग प्रॉब्लम आप कह लें, या उसके साथ में उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये भी हो सकती है, और इनके अंदर OCD क्लासेस भी हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम इन बच्चों के साथ हो सकते हैं। और यस, ऑटिज़म इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विद द ADHD, और आमतौर पे ये ओवरलैपिंग कर रहा होता है। जब हमारे पास कोई बच्चा ADHD का आता है तो हम ADHD को डायग्नोज करने से पहले हम उसको ऑटिज़म को रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब हमारे पास ऑटिज़म का बच्चा आता है तो हम उसको ऑटिज़म को डायग्नोज करने से पहले हम ADHD को रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए फिर मैंने जैसे पहले कहा, बेहतरीन रोल जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को होता है, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास डिफरेंट तरह के असेसमेंट टूल्स होते हैं, असेसमेंट बैटरीज होती हैं, और ये असेसमेंट टूल और असेसमेंट बैटरीज जो है हमें जो है इन बच्चों के अंदर इनकी असेसमेंट में और इनकी डायग्नोसिस को पिन पॉइंट करने में जो अगर सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है। वो पिन पॉइंट करके या पूरा फोकस करके या पूरा एक डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करके आपको बता देगा कि इस बच्चे को ADHD है या ऑटिज़म है, या इसको ADHD के साथ ऑटिज़म कितने % है या नहीं है। तो उस लिहाज से ये कोमॉर्बिडिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस कोमॉर्बिडिटी की वजह से ही ADHD के बच्चों के अंदर ट्रीटमेंट के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। ट्रीटमेंट की डिफ़िकल्टी ना सिर्फ ये है कि डॉक्टर और फिजिशियन को इसको मेडिकली ट्रीट करने का प्रॉब्लम आता है, बल्कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी इसको साइकोलॉजिकली डील करने की प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि सिम्टम ओवरलैप हो रही होती हैं। क्योंकि जो ADHD की जो इंटरवेंशन टूल्स हैं या थेरापीज़ हैं, या जैसे बायो फीडबैक थेरापी जो अलग होती हैं और ऑटिज़म की अलग होती हैं, तो उस लिहाज से हमें आपको फिर सिलेक्शन करने का प्रॉब्लम आता है कि आपने कौन सी थेरापी को सिलेक्ट करना है। और उसके लिए इसकी कंक्रीट डायग्नोसिस या एक प्रॉपर डायग्नोसिस का होना ज़रूरी होता है, और ताकि हम एक प्रॉपर वे में जो है बच्चों को हम डील कर सकें। अब यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल चूँकि ये ADHD पीडियाट्रिक एज ग्रुप में होता है, और पीडियाट्रिक एज ग्रुप की वजह से पीडियाट्रिक एज ग्रुप की जो बहुत सारी बीमारियां हैं उसमें जो है एक रिकेट्स है। रिकेट एक बीमारी है जो जिसमें बच्चे की हड्डियों का प्रॉब्लम होता है, जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन D के मेटाबॉलिज्म की एब्नॉर्मलिटी होती है। और ये कैल्शियम और विटामिन D की एब्नॉर्मलिटी की वजह से बहुत सारी बीमारियां बच्चे के अंदर आती हैं, जिसमें उनके बार बार चेस्ट का इन्फेक्शन हो सकते हैं, उनको GIT का प्रॉब्लम आ सकते हैं, उनके अंदर लर्निंग प्रॉब्लम आ सकते हैं, और उनके बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी भी आ सकती है। तो लिहाजा जब आप बच्चों को डील करते हैं ऑटिज़म के बच्चों को, तो उसमें कोमॉर्बिडिटी जो फैक्टर्स हैं वो बहुत अहम होते हैं, और उनको जब तक आप उसकी कोमॉर्बिड कंडीशंस को आप एड्रेस नहीं करेंगे उस वक्त तक जो बच्चे के अंदर एक रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड आउटकम जो है वो नहीं आता। अब इसके अलावा जो है ऑटिज़म से रिलेटेड मैं ये कहूँगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है मुजीब साहब के लेबॉर्ट्री टेस्ट। अनफॉर्चुनेटली ADHD का कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट एज सच स्टेब्लिश नहीं है, सिवाय इसके कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो मैंने आपको बताया कि जिसमें आपके डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन है, अब उसको आप जब उनको आप असेसमेंट करते हैं, उसको आप डिटरमाइन करते हैं, और वो एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और दूसरा ये है कि वो जो डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन के जो लेवल्स हैं वो ADHD स्पेसिफिक नहीं है, कि वो सिर्फ आप कहें कि सिर्फ अगर ये ADHD में काम होते हैं, वो बहुत सारी और साइकेट्रिक कंडीशन है जिसमें उनकी कमी आती है, जिसमें अफेक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें आपके सीजर अफेक्टिव डिसऑर्डर हैं। तो लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि कोई ख़ास ऐसा लेबॉर्ट्री टेस्ट है जो कि करने से आप ADHD के बच्चे को डायग्नोज कर लें और उसको ट्रीट कर लें। हाँ, अलबत्ता जैसे मैंने पहले बताया कि वहीं दोबारा मैं उसको रिट्रीट करूँगा कि इसमें रोल वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का असेसमेंट का आता है, कि जो इसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट है,
जो कि एक एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी कर सकता है। अगर आप उसको इसकी क्लिनिकल असेसमेंट इसकी कर रहे हैं और क्लिनिकल असेसमेंट के साथ आपको उसका पूरा जो है डायग्नोसिस का आउटकम नहीं मिल रहा और उसका ट्रीटमेंट से आपको बेहतरी नहीं मिल रही, तो अल्टीमेटली फिजिशियन को चाहिए कि ये अच्छे किसी मुस्तनद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करें ताकि वो उसको जो है प्रॉपर वे में जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के टूल या साइकोलॉजिकल टूल को अप्लाई करके इसको प्रॉपर वे में डायग्नोज कर सके और ताकि फिर हम प्रॉपर तो है इसको इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है ट्रीटमेंट की तरफ जा सकें। अच्छा, अब यहाँ पे इसमें मैं ये बताऊँ कि जो ADHD है ये एक तरह का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अभी नई वैरायटी ADHD की जो है वो एडल्ट वैरायटी आई है कि जिसमें अडल्ट जिनको हम मूड डिसऑर्डर या उनको हम एग्रेसिव बिहेवियर के तौर पे ट्रीट करते थे पहले, अभी ये पता चला है कि उनको असल में ADHD की जो अडल्ट वैरायटी है वो होती है और ये एक माहिर जो साइकेट्रिस्ट है वो जो है इसको डायग्नोज करने में उनका बड़ा अहम रोल होता है और फिर अल्टीमेटली उसका ट्रीटमेंट आउटकम भी जो है वो बेहतर है। अब अडल्ट के हवाले से मैंने क्वेश्चन जो मैंने लिया उसकी वजह ये भी थी कि जब बचपन का ADHD इन 60% ऑफ द केसेस इट कैन इवॉल्व इनटू द अडल्ट ADHD। तो 60% जो है ना ये अडल्ट ADHD में चला जाता है और अडल्ट ADHD में जाने के साथ फिर अब दोबारा मैं उसी तरफ आऊँगा कि कोमॉर्बिडिटी वाली कंडीशन, इसमें जो कोमॉर्बिडिटी जो होती है उसका बड़ा अहम रोल। अब यहाँ पे चाहे वो पीडियाट्रिक ADHD हो या अडल्ट ADHD हो, अब उसमें ये होता ही है कि जब आप उनको डायग्नोज करते हैं तो या बच्चे अगर पीडियाट्रिक एज ग्रुप और अडल्ट एज ग्रुप दोनों में आपको ये इस्टेब्लिश करना होता है कि ADHD के साथ और इसके कौन सा प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना भी ज़रूरी होता है। तो आम तौर पे आप समझ लें कि 1/3 जो है पेशेंट जो ADHD के होते हैं उसमें एक कोमॉर्बिडिटी होती है, चाहे उनको कंडक्ट डिसऑर्डर होगा, चाहे उनको डिप्रेशन होगा, चाहे आप कह लें OCD हो सकती है, उनको डिप्रेशन हो सकता है, उनको कोई शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, उनको कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो 1/3 आपको एक कोमॉर्बिडिटी मिलेगी और आमतौर पे 2/3 में आपको मोर देन 1 कोमॉर्बिडिटी मिलेगी। जैसे किसी को डिप्रेशन भी है और साथ में मूड प्रॉब्लम भी है, उनको OCD है और साथ में उसको PTSD या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी है, तो 2 कोमॉर्बिडिटी भी आपको मिल सकती हैं इन 2/3 ऑफ द केसेस एंड 1/3 ऑफ द केसेस आपको एक कोमॉर्बिडिटी मिलती है। तो इस कोमॉर्बिडिटी को ट्रीट करना इतना ही ज़रूरी है जितना आपने ADHD को ट्रीट करना है, क्योंकि जब तक आप कोमॉर्बिडिटी को ट्रीट नहीं करेंगे अल्टीमेटली आपको रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन आया है कि इसमें इनका जो है जो आमतौर पे जो इनका आउटकम होता है, जैसे मैंने बताया कि वो वेरिएबल है। अब इसमें बच्चों के जैसे दूसरे बीमारियां हैं उसकी कोमॉर्बिडिटी का मैंने जिक्र किया, यहाँ पे इसकी एक कोमॉर्बिडिटी है एपिलेप्सी के साथ। अब चूँकि मैंने जिसकी पैथोफिजियोलॉजी में बताया था कि जो ब्रेन का जो ग्रे मैटर है उसकी अबनॉर्मलिटी होती है, उसके अलावा जो आपके डीपर स्ट्रक्चर्स हैं ब्रेन के जिसमें ग्लोबस पैलिटस है, कार्पस स्ट्राइटम है या आपका कोडेड न्यूक्लियस है, उनका भी ग्रे मैटर जो है आमतौर पे ADHD के बच्चों में कम हो जाता है। और एपिलेप्सी भी चूँकि ग्रे मैटर प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी इज़ आल्सो अ ग्रे मैटर प्रॉब्लम, तो लिहाजा जो है अप टू 10 to 20% ऑफ द पेशेंट विद ADHD दे आल्सो हैव द एपिलेप्सी। और जब उनको एपिलेप्सी होती है तो अल्टीमेटली आपको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को सिलेक्शन करना होता है और फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का सिलेक्शन करते हुए हमें ये ख्याल करना होता है कि हम ऐसी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग सिलेक्ट करें जिनका एंटी एपिलेप्टिक के साथ साथ मूड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट भी हो, ताकि इन बच्चों के हम मूड को स्टेबलाइज कर सकें। तो उस लिहाज से जो है जो
आमतौर पे जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो उनका मूड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट भी होता है वो उसमें वेलपोरेट है और उसमें कार्बामाजिकिन है। तो जब आप ADHD के पेशेंट के साथ जब एपिलेप्सी भी है तो हमें जो है जो ड्रग सेलेक्ट करनी चाहिए उसमें आमतौर पे वेलपोरेट या कार्बामाजिकिन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें इसके अंदर रिकवरी का बेटर आउटकम आपको मिलेगा और इसकी रिकवरी ना सिर्फ बेहतर हो जाएगी बल्कि जो बच्चे के अंदर जो बिहेवियर का प्रॉब्लम आ रहा है, जो इनके इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं, जो मूड की इंस्टेबिलिटी है, जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो मूड स्विंग भी जो है उसमें तरफ जाएंगे। अब ये मैं ये बताऊं कि इसमें जो ट्रीटमेंट का आउटकम है उसके लिए मल्टी डिसबिलिटी अप्रोच अगर आप करेंगे, पेरेंट्स को खासतौर पे ये टेक होम मैसेज है कि उनके बच्चों की जो डिज़ीज़ के जो प्रोग्रेशन को रोकने के लिए और उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए ज़रूरी है कि वो डॉक्टर के साथ साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी, जो डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करता है तो उसकी तरफ जाएं और उनको प्रॉपर वे में जो है ट्रीट कराएं। और अब इसका जो लाइफ स्पैन की अब मैं थोड़ा सा बात कर लूँ कि इनका लाइफ स्पैन जो है वो नॉर्मल बच्चों की तरह हो सकता है अगर उसके अंदर कोई ऐसी कोमॉर्बिडिटी जो कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। जैसे इनमें कुछ परसेंटेज में इसमें इंडोक्राइन का प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें डायबिटीज़ है और एक इसकी कोमॉर्बिडिटी में आता है कि इनमें ओबेसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों के अंदर अगर ADHD के बच्चे के अंदर ओबेसिटी भी है साथ में, तो ओबेसिटी होने की वजह से उसके रिस्क फैक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और उसके अंदर जो उनका मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है वो डिस्टर्ब होगा, उसका लिपिड का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है और जो डिफरेंट तरह के उसके अंदर कार्डिक प्रॉब्लम है या कार्डियोमायोपैथी है या जिसे हम कहते हैं एथ्रोस्क्लेरोटिक डिजीज़ ऑफ द हार्ट, वो उसमें हो सकती हैं। तो लिहाजा जो ओबेसिटी है इन बच्चों के अंदर, ओबेसिटी से उनको बचाएं और ओबेसिटी से बचाने का बेहतरीन जो तरीका है वो मैं दोबारा आता हूँ कि मैं फ़ूड का जिक्र किया था कि फ़ूड की सिलेक्शन में आप उनको नेचुरल डाइट की तरफ लेके आएँ, इनको टिन फूड, प्रिजर्वेटिव फूड, जंक फूड या जिसे हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल कलर्ड फूड या एक्सेसिव स्वीटनर फूड जो है उसकी तरफ उनसे इनको अवॉइड कराएं और उनको हेल्दी और नेचुरल डाइट की तरफ लेके जाएं। और उसके साथ साथ जो है इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स दोनों की तरफ इनको इन्वॉल्व करें ताकि इनकी जो है इनका वेट गेन ना हो। और वेट गेन होना बजाते खुद एक रिस्क फैक्टर है, ना सिर्फ ADHD की बहुत सारी प्रॉब्लम और बहुत सारी कोमॉर्बिडिटी जो कि ADHD के साथ हो सकती हैं। अब इसमें ये है कि जो ट्रीटमेंट जो इनकी है, मैं उस तरफ अभी आना, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। तो इनकी जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसमें आमतौर पे एक इशू आता है कि जैसे मिथाइलफेनिडेट के साथ उसका साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें बच्चों के अंदर भूख की कमी हो जाती है और भूख की कमी की वजह से आमतौर पे पेरेंट्स या डॉक्टर इनको एपेटाइज़र देते हैं। तो वो एपेटाइज़र देने की वजह से बाद दफ़ा इनकी भूख इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये बच्चे जो हैं ये ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। लिहाजा इनकी डाइट को आप ऑप्टिमम रखें, हेल्दी डाइट रखें और इनके अंदर कोई अगर जो ओबेसिटी का एलिमेंट अगर पैदा हो रहा है तो उसके लिए अच्छे पीडियाट्रिशियन से आप कंसल्ट करें तो वो उनकी हाइट वेट असेसमेंट या हाइट वेट चार्ट के ज़रिए आपको बता देगा कि बच्चा जो है वो कितने परसेंट या उसका वेट कम है या कितने परसेंट इसका वेट ज़्यादा है और वो फिर आपको एक प्रॉपर वे में गाइड करेगा। और thank you very much for all the audience. I think it was very interactive and I have tried to make it very interactive. और यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर उस्मा अली का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब जो कि मेरे मेंटोर भी हैं हिकमत राफी के, उनकी भी शुक्रिया और उनकी इनपुट का भी शुक्रिया।
और इंशाल्लाह जल्दी किसी और प्रोग्राम में फिर आपसे इंशाल्लाह बात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि